पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई बर्निंग सेट वाले जो थे वो युनची के ग्रैंडपा और उसकी आंटी दोनों को ट्रैप करके अपने सेट के अंदर ले आते हैं और यहाँ पर लाने के बाद उन्होंने उनको काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि युनची ने उनके सेट के साथ पंगा लिया था, उनके कई सारे एल्डर को मारा था। तो उसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने इन दोनों को यहाँ पर ट्रैप कर लिया। जियो चैन जो था वो युनची की आंटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और वो उसको परेशान करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ कर पाता वो कि उसका बड़ा भाई आकर इस मामले को रोक देता है और वो युनची की आंटी को बचा चुका था। लेकिन तभी वहां पर एक धमाकेदार एंट्री होती है युनची की, क्योंकि वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि स्काई बर्निंग सेट वालों की आखिर हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने उसकी आंटी और उसके ग्रैंडपा को ट्रैप किया। अब वो पूरे के पूरे स्काई बर्निंग सेट को उनकी औकात दिखा कर रहेगा कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई उनसे पंगा लेने की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युनची को देखते हैं जिसको एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया गया था, क्योंकि जितने भी लोग थे स्काई बर्निंग सेट के सभी लोग वहां पर आकर पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर एक बंदा फाइट करने जाए तो वो युनची को मार ही नहीं सकता। इसलिए सारे लोग अपनी पूरी जान लगा चुके थे किसी भी तरह से युनची को मारने के लिए। एक पूरे सेक्ट के सामने युनची अकेला खड़ा था और सभी की वाट लगाने की हिम्मत और ताकत रखता था। वो देखते ही देखते जितने भी एल्डर थे उन्होंने अपना फॉर्मेशन बनाया था, वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो युनची के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुके थे। युनची भी अपनी पावर को यूज करता और अपने स्वॉर्ड के जरिए उनके साथ मुकाबला कर रहा था। और अब देखते ही देखते यहाँ का जो बैटल था वो शुरू हो जाता है। शुरुआत में जितने भी अटैक आ रहे थे युनची उनको आराम से रोक लिया करता, लेकिन इसी वजह से अब बाकी के जितने थे वो सभी एक साथ युनची के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं ताकि किसी भी तरह से उसको खत्म किया जा सके। लेकिन युनची भी अभी भी अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करता है और अपने जी जान लगा देता है ताकि किसी भी तरह से वो सभी को मार सके, क्योंकि उसको पता था कि उसको किसी भी तरह से लोगों को मारना हो गई अगर वो अपनी आंटी को और अपने ग्रैंडपा को बचाना चाहता है। तो इसी वजह से वो रुकता नहीं, वो सभी को धमकाता भी है कि हिम्मत है तो आकर मुझे टच करके दिखाना। इस वजह से बाकी लोग गुस्सा होते हैं और वापस उसके ऊपर अटैक करने लगे थे। लेकिन जितने भी लोग अटैक करने आते हैं युनची अकेला स्वॉर्ड को लिए हुए था और सबको संभालने जा रहा था, लेकिन फिर भी एक बंदा अकेले कितने लोगों को संभाल लेगा। वो एक को रोकने की कोशिश करता है तब तक कि पीछे से आकर कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर दिया करते हैं, जिस वजह से युनची को बहुत सारे अटैक लग जाते हैं और उसका शरीर जो था वो जगह जगह से कट चुका था, हर तरफ से उसको खून आने लग गया था। तो ये नजारा देखकर क्लान मास्टर जो होता है वो बड़ा खुश होता है। वो कहने लग जाता है युनची से कि बस बहुत हो गया, जितना तुझे उछल कूद मचाना था ना उतना टाइम पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर तू कुछ और कर नहीं पाएगा, तेरी जान जाने वाली है। हमारा ये 9 प्रोफाउंड फॉर्मेशन जो है वो काम कर रहा है और उसी की वजह से युनची अपने किसी भी अटैक का ढंग से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेशन वैसे भी उसकी पावर को सप्रेस कर रहा है और उसके बाद हमारे पास अच्छा मौका है इसकी जान लेने का। तो आज तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे ये कितना भी फड़फड़ा क्यों ना ले। तो ये देखकर युनची को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ वो वापस से अपने फॉलिंग मून टेक्निक को समन कर चुका था और उसके जरिए वो एक बहुत ही भयंकर अटैक तैयार करता है। अटैक तैयार करने के बाद वो जितने भी लोग सामने थे सभी के ऊपर अटैक देकर मार चुका था और जैसे ही अटैक जाकर लगा उनको मौका देकर युनची अपनी स्वॉर्ड लिए जितने भी लोग थे वहां पर सभी के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। एक बार के अंदर उसने कई सारे लोगों की जान ले ली थी और जितने भी बचे कुछ एल्डर थे उनमें से भी अब आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे। क्लाउन मास्टर ये देखकर घबरा जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। वो यहाँ पर युनची को एक गाली देते हुए कहता है कि तू बचेगा नहीं, तूने जितना हमको कमजोर समझ के रखा है हम यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा देंगे, हम मर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तेरे हाथों से तो नहीं मरने वाले, तुझे मार कर ही सांस लेंगे। इसके बाद तो वापस से वो लोग युनची के ऊपर अटैक करने लग गए थे। उनको इस बात का डर भी था कि हम यहाँ पर जब से अटैक कर रहे हैं मुश्किल से 1-2 अटैक इसके ऊपर मार पा रहे हैं, लेकिन जब ये अटैक करने की कोशिश करता ना एक बार के अंदर लाशें बिछा देता है। आखिर ये इतना ज्यादा फास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो हुआ कैसे। जैस्मिन युनची से कहना चाहती है कि युनची जो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो ना वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन तुम थक जाओगे पर ये फॉर्मेशन नहीं थकेगा। इस फॉर्मेशन को इस तरह से तैयार किया गया है कि जितना तुम अटैक करते जाओ ये फॉर्मेशन नहीं रोकने वाला, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। तो युनची कहता है कि मेरे बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मैं जो भी करूंगा यहाँ पर किसी भी कीमत पे इन लोगों को हरा कर ही रहूंगा। अब चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आज मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज इनको मैं खत्म करके ही रहूंगा। और तब युनची जो होता है वो पूरे गुस्से के साथ अपना वो डीमन लोटस समन कर लेता है। वही लोटस जो कि पूरी तरह से फायर से बना होता है और उस लोटस को समन करने के बाद वो उसकी पावर को बस अंधाधुंध बढ़ाया जा रहा था, जितना होता है उतना वो बढ़ा रहा था ताकि ये लोटस भी बड़ा हो जाए, क्योंकि जितना ये फायर से बना हुआ लोटस है ना और अगर वो ज्यादा बढ़ गया तो रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को जलाकर राख कर देगा। और इसका नतीजा हमें यहाँ पर दिख भी रहा था, क्योंकि जितना वो लोटस आगे बढ़ता है जितना वो बड़ा हो रहा था ना रास्ते में आने वाले जितने भी लोग होते सब जल कर राख बनते जा रहे थे। जहां जहां से वो लोटस गुजरा था वहां के लोग राख बन चुके थे। जो नजारा देखकर तो सारे लोगों की फटकर हाथ में आ जाती कि भाई ये क्या चीज है, ये लोटस है कि क्या है, जिसको भी देख रहा उसको जलाते जाना। क्लान मास्टर की भी हालत खराब हो गई थी कि इसने ये क्या समन कर लिया, अभी तो नॉर्मल अटैक करा था, अचानक में इतना भयंकर खतरनाक अटैक को कैसे समन कर दिया। ये अटैक आखिर इसके पास आया तो आया कैसे। युनची की जो आंटी थी वो भी थोड़ा खुश भी होती, लेकिन उसको अभी भी युनची के लिए टेंशन थी, क्योंकि लोटस को
समन करना कोई मामूली बात नहीं है। जितना टाइम तक उसको समन करके रखेगा उतनी ही ज्यादा युनची की हालत खराब होगी। और यहाँ पर कई मिनट तक के युनची उस लोटस को समन करके रखे हुए था और उसके बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। थोड़ा थोड़ा टाइम करते हुए वो लोटस खत्म होने लग गया था। लोटस ने काफी सारे लोगों की जान ली, मानते कि बहुत सारे लोगों को उस लोटस ने मार दिया, लेकिन उसने जो युनची की हालत की ना वो देखने लायक थी। युनची की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी लोटस को ज्यादा टाइम तक के समन करने की वजह से, और वो बिल्कुल अधमरा हो जाता है। फॉर्मेशन अभी तक के टूटा नहीं था और अभी भी कई सारे लोग बाकी थे स्कार बर्निंग सेक्ट के अंदर जो किसी भी टाइम युनची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर वो जो क्लान मास्टर था वो कहने लग जाता है कि देखो युनची की हालत खराब हो चुकी है और यही हमारे पास बेस्ट मौका है इसकी जान लेने का, किसी भी तरह से उसको जान से मार डालना। इससे अच्छा मौका हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है इसको हराने का। तो आज अगर हम इसको नहीं हरा पाए ना तो फिर कभी भी इसको नहीं हरा पाएंगे। लेकिन युनची कहता है कि तू मुझे यहाँ पर हराने की बात कर रहा है, तू मुझे यहाँ पर मारने की बात कर रहा है ना। अगर यही चीज मैं तेरे से कहूँ तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है और अगर मैं सबको मार डालूं तो जाहिर सी बात है ना कि तेरा स्कार बर्निंग सेक्ट फिनिश हो जाएगा। मतलब उसके बाद तेरा स्कार बर्निंग सेक्ट का कोई भी इंसान रहेगा ही नहीं जो कि इस सेक्ट को संभाले, और बिना इंसान के ये सेक्ट बर्बाद हो जाने वाला है। तो आज मैं यही करने वाला हूँ, किसी भी जिंदा इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं स्कार बर्निंग सेक्ट के। युनची की हालत पूरी तरह से खराब थी, उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगाता और कहता है अपनी वही ड्रैगन सोल से जिसको उसने अपनी कुछ टाइम पहले ही अपने साथ मर्ज किया था, उससे कहता है कि ड्रैगन सोल बाहर निकल कर आओ और मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जैसे युनची ने यहाँ पर ये कहा पूरा का पूरा जो आसमान था उसका रंग बदल जाता है और वहां पर ऐसा लग रहा था कि बिजलियां गिरने लग गई है, तूफान आने लग गया, जमीन हिलने लग जाती है। सारे लोग हैरान रह चुके थे कि भाई ये क्या चीज हो रही है। अब युनची यहाँ पर किसको बुला रहा है जिस वजह से यहाँ का पूरा मौसम ही बदल गया। अब देखते ही देखते वहां पर वो ड्रैगन स्पिरिट आकर पहुंच जाती है। वो लिटरली में इतनी ज्यादा बड़ी थी और इतनी ज्यादा ब्रूटल थी कि देखते साथ ही सभी की हालत खराब हो चुकी थी। वो लोग देखकर हैरान हो चुके थे कि ये भाई साहब है क्या चीज, ये कितना बड़ा और कितना ज्यादा खतरनाक है। वो लोग यहाँ पर कुछ सोच समझ पाते कि ये चीज है क्या, किस तरह से इससे बचना है, किस तरह के इसके अटैक होने वाले हैं। ये सब सोचने समझने से पहले ही जैसे ड्रैगन स्पिरिट अपनी पावर को एक्टिवेट करता है वो सीधा सभी इंसानों की सोल को डिवोर कर जाता है। मतलब उसके सामने जितने भी इंसान आ रहे थे ना एक के बाद एक वो सभी को मारता और उनकी सोल को डिवोर कर जाता अपने अंदर। जो नजारा काफी ज्यादा ब्रूटल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लोगों की रूह काम चाहती है ये देख कर कि ये क्या हो रहा है। जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहां भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागना तो दूर की बात है वो हिल तक नहीं पाता था जब तक कि उसकी सोल डिवोर हो चुकी होती। पूरी तरह से वाट लगा कर रख दी थी युनची ने यहाँ पर सारे के सारे एल्डर और चेले चपाटों के जो उसके पर अटैक करने के लिए आए हुए थे उन लोगों की। ड्रैगन स्पिरिट ने तो सारे के सारे लोगों की सोल को छीन लिया था। इस वजह से वो लोग पागल जैसे एकदम अधमरे हो चुके थे और यही मौका देखकर युनची सीधा अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करता है और उसके जरिए वो इतनी रफ्तार से आगे बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए कि जिस रास्ते से वो आगे गुजर रहा था ना रास्ते में आने वाला हर एक इंसान कट कर अलग हो जाता है। उनके अंदर सोल तो वैसे भी नहीं थी, होश तो उनको था ही नहीं कि उनके साथ हुआ क्या अभी। और तब तक कि यहाँ पर युनची ने उनको काट कर अलग कर दिया था, मतलब चांस ही खत्म कर दिया कि वो अपने आप को बचा पाए। चाहे भले से उनके अंदर सोल हो या ना हो लेकिन फिर भी वो नहीं बचा सकते अपने आप को। शमशान घाट बना कर रख दिया था इस जगह को युनची ने। क्लान मास्टर और वो जो मास्टर था दूसरा वाला दोनों यहाँ पर दंग रह चुके थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि अभी हम अपने आंखों से क्या देख रहे हैं। उनको पता था कि जरा सी देरी नहीं लगेगी, युनची सभी लोगों को निपटाने के बाद उनकी तरफ जरूर लौट कर आएगा और उससे पहले उनको कुछ करना पड़ेगा वरना उनका भी वही हाल होने वाला है जो कि उनके साथियों का भी उनकी आंखों के सामने हो रहा है। वो लोग भी बचने वाले नहीं है अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो। युनची क्लान मास्टर और दूसरे मास्टरों से कहना चाहता है कि कहाँ भागने की कोशिश करो, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आज तुम नहीं बचने वाले मेरे नजरों से। तुमने ही कहा था ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो आज जो मैं करने वाला हूँ ना इसको तुम जिंदगी भर याद रखोगे। याद क्या रखोगे, याद करने के लायक ही नहीं बचोगे। आज एक भी इंसान को जैसा कि मैंने कहा था जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखते ही देखते बाकी के जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर भी युनची अंधाधुन अटैक करता जा रहा था। उसकी सांस हो रही थी, उसकी हालत खराब, उसका शरीर जगह जगह से फट गया था, इतना उसके अंदर से खून बह रहा था कि उसका हिसाब नहीं था। लेकिन एड्रेनलिन रश कहते हैं ना जिसको, वो चीज यहाँ पर युनची के साथ हो रही थी। उसको किसी चीज का होश नहीं कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। बस उसको एक चीज नजर आ रही थी कि जो भी जिंदा इंसान इस कार्बनिक सेट का उसको नजर आता है ना वो सबको काट कर रख दे, और यही काम वो कर रहा था। उसको उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एक के बाद एक करते हुए सभी लोगों की लाशें पिछा देता है, लेकिन फिर भी उसको सुकून नहीं मिल रहा था। उसको बस एक भी इंसान हिलता हुआ नजर आता तो वो उसको काट देता जाकर। इतना ब्रूटल और इतना खतरनाक सीन था जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाकी के जो जिऊ चैन और बाकी इंपॉर्टेंट बनते हैं ना वो लोग तो काफी दूर जाकर खड़े हुए थे, बस अपने साथियों के मरने का नजारा देख रहे थे। लेकिन उनको भी पता चल चुका था कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, युनची यहाँ पर आएगा और उनका भी वही हाल करेगा जो कि वो बाकियों का कर रहा है। तो इस वजह से गुस्से में जिऊ चैन जो था वो सीधा लेंसी की
तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो बड़े गुस्से में लिंजी की ओर जा रहा था तो उसका जो भाई होता है वो उससे कहने लग जाता है कि क्या कर रहे हो तुम, आखिर क्यों जा रहे हो लिंजी के पास। तो ये सुनकर जियोचन कहने लग जाता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ लिंजी के पास, अभी तुम्हें बताता हूँ। मैं इसको लेकर जाऊंगा यूजी के सामने और उसके सामने इसकी जान लूंगा। जितने भी लोगों को उसने हमारे इस स्काई बर्निंग सेट के लोगों को मारा है ना, सबका बदला इसी तरह से लिया जाएगा। मैं लिंजी को उसकी आंखों के सामने मारकर उसको भी वही दर्द महसूस करवाने वाला हूँ जो कि हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं हमारे साथियों के मरने की वजह से। और अगर वो नहीं तैयार होता है तो ठीक है, मैं इसकी जान ले लूंगा, लेकिन अगर किसी भी तरह से यूजी इसको बचाना चाहता है तो मैं उसको यही ऑफर दूंगा कि अपनी जान दे दे और उसके बदले में यहाँ पर लिंजी को छोड़ देने वाला हूँ। यही एक तरीका है इस यूजी को रोकने का, वरना आज जिस नशे में वो आया है ना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और एक यही लिंजी हमारे पास सहारा है, उसके जरिए हम यहाँ पर उसको रोक सकते हैं, इसलिए मेरे प्लान के बीच में टांग मत घुसा। तो ये सुनकर उसका जो बड़ा भाई था वो कहने लग जाता है कि देख लिंजी, कोई चारा नहीं है जिसका तो इस्तेमाल कर ले किसी को भी यहाँ पर रोकने के लिए। हमने उसको सिर्फ इसलिए यहाँ पर लेकर आया था ताकि हम यूजी को यहाँ ला सके और यूजी को मार सके। अब तो उसको चारा नहीं बना सकता, जिस इसमें लिंजी की कोई गलती नहीं है उसको बीच में घसीड़ मत। तो ये देखकर जियोचन का दिमाग खराब हो जाता है कि तू मेरे साथ है कि उसके साथ है, तेरी आंखें अंधी हो गई है क्या, तुझे सामने दिखाई नहीं देता कि उस यूजी ने हमारे पूरे के पूरे क्लान की धज्जियां उड़ा कर रख दी, कितने लोगों को उसने मार दिया, और अब जब हमें यहाँ पर उसको मारने का चांस मिला तो क्या तू उसको छोड़ देगा। अरे कैसा इंसान है तू, हमारे साथ है कि उस यूजी के साथ है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, कौन सा जादू कर दिया इस लिंजी ने तेरे ऊपर, तू भाग यहाँ से, मैं अभी जाकर इस लिंजी को पकड़ता हूँ। वो तुरंत लिंजी को पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन वो करने से पहले उसका भाई जो होता है वो उसको रोक लेता है। और यहाँ पर अब ऐसा लगा था कि दोनों भाइयों के बीच में ही लफड़ा शुरू हो जाएगा। जियोचन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि भाई तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक लेगा, तू हमेशा से यूजलेस था, आज भी यूजलेस ही है, तेरे से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं मैं और तेरी वाट लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई के साथ ही फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। अब देखते ही देखते यहाँ पर दोनों भाई के बीच में बैटल शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जियोचन का जो भाई है ना वो लिंजी को मारना नहीं चाहता है, नहीं उसको तकलीफ में देखना चाहता है। हो सकता है कि उसके लिए उसके अंदर यानी कि लिंजी के लिए उसके अंदर फीलिंग्स होगी, इसी वजह से तो पिछली बार भी जियोचन कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करा था तो वो लिंजी को बचाने के लिए आ गया और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और अफसोस की बात यह है कि जैसा कि यहाँ पर जियोचन ने कहा था वो चीज हो जाती, क्योंकि उसका भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइट में और पावर में, इस वजह से जियोचन उसके ऊपर अटैक करके उसको बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसका भाई लिंजी से कहना चाहता है कि भागो यहाँ से, जितना हो सकता है उतनी रफ्तार से यहाँ से भाग जाओ, वरना जियोचन तो मैं छोड़ेगा नहीं। तो ये देखकर जियोचन जो था वो जल्दी से लिंजी के पीछे जाता है, तब तक कि लिंजी वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। जियोचन का भाई उसको यहाँ पर रोक लेता है, उसको पकड़े हुए था और तब तक कि वो कहने लग जाता है लिंजी से कि मैं इसको पकड़ा हुआ हूं, जितना हो सकता है उतनी दूर यहाँ से भाग कर चली जाओ। लिंजी यहाँ पर भागना तो चाहती थी, लेकिन उसको ये देखकर काफी बुरा भी लग रहा था कि यहाँ पर वो जो जियोचन है ना अपने ही भाई को कितना बुरी तरीके से मार रहा है, वो उसको इतना मार रहा है कि शायद वो उसकी जान ही ले लेगा। तो उसकी वजह से उसको देखकर यहाँ पर लिंजी को बुरा लग रहा था कि वो उसको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है। एक तरफ यूजी उसके लिए फाइट कर रहा था पूरे के पूरे स्काई बर्निंग सेट के साथ, और दूसरी तरफ यहाँ पर जियोचन का बड़ा भाई यहाँ पर फाइट कर रहा था लिंजी के लिए अपने ही भाई से। दो लोग थे जो लिंजी को किसी भी तरह से बचाने के लिए अपनी पूरी जान दांव पर लगाए हुए थे। जियोचन अपने भाई से कहने लग जाता है कि मेरे भाई तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे यहाँ पर नहीं मारूंगा, कि तू मेरा भाई है इसलिए अफसोस दिखाकर मैं तुझे छोड़ दूंगा, अबे जा यहाँ से। लिटरली मुझे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तू मेरा भाई है या तू मेरा क्या लगता है, मैं सच बता रहा हूँ तुझे यहाँ पर टुकड़ा मैं बदल सकता हूँ, मैं तेरे इतने टुकड़े कर सकता हूँ मैं कि तू गिन भी नहीं सकता, क्योंकि तू एक धोखेबाज है और धोखेबाज का यही अंजाम होता है। तो ये सुनकर उसका भाई कहने लग जाता है कि धोखेबाज वो भी मैं, धोखेबाज तो तू है, तुझे नहीं पता कि आज जो हमारे यहाँ पर स्काई बर्निंग सेट का अंजाम हो रहा है, जिस मुसीबत से हम यहाँ पर आज गुजर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार अकेला तू है। तेरे ही लालच की वजह से, तेरे ही हरकतों की वजह से यूजी इतना ज्यादा भड़का हुआ जो हमारे सेट को पूरी तरह से बर्बाद करने के कगार पे खड़ा है। सब कुछ किया तूने और इल्जाम लगा रहा है मुझ पर कि मैं गद्दार हूँ। अबे गद्दार तो तू है, गद्दार डरपोक कहीं का, तेरे अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं है। तू चाहता तो हमारे स्काई बर्निंग सेट को छोड़कर अकेले जाता यूजी से मुकाबला करने के लिए, और हिम्मत होती तो उसको हरा कर दिखाता, क्योंकि सिर्फ तू ही उसका दुश्मन था, बाकी हमें तो यूजी से कोई लेना देना भी नहीं था। सिर्फ अकेले तेरी वजह से हमारे सेट को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और आज तो यहाँ पर मुझे धोखेबाज कह रहा है, गद्दार कह रहा है। जब ये सब हो रहा था तो हम यहाँ पर लिंजी को देखते हैं कि वो इतनी ऊंचाई से एकदम किनारे पे आकर खड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो नीचे कूदकर अपनी जान देना चाहती है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी वजह से यहाँ पर यूजी भी मरेगा और जियोचन का भाई भी मरेगा। अगर वही मर जाती है ना तो दोनों को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सिर्फ लिंजी की वजह से हो रहा है। और ये सोचना लिंजी की बेवकूफी थी, उसकी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि पहले ही यहाँ पर यूजी और जियोचन की दुश्मनी चल रही है। अगर वो कुछ गलत कदम उठा भी लेती तब भी कोई फायदा नहीं निकल कर आएगा और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लिंजी कुछ और ही सोच रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कोई गलत कदम उठा लेगी। और यहाँ पर जो लिंजी थी वो कहती है यूजी से कि यूजी मुझे माफ कर देना, लेकिन मजबूरी में मुझे ये करना ही पड़ा। और इतना कहते कहते वो सीधा ऊंचाई से नीचे
जाकर कूद जाती है। नीचे कोई जमीन या पानी भी नहीं था जिसके ऊपर गिरने के बाद कोई चांस हो, क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ लावा भरा था, लावा ही लावा था, उसी के ऊपर वो कूद चुकी थी। जल्दी से यहाँ पर वो जियोचन का भाई उसको पकड़ने के लिए चाहता है, उसको रोकने के लिए चाहता है कि नहीं लिंजी तुम ये नहीं कर सकती, पर अफसोस की कोई फायदा नहीं होता। तब तक कि यहाँ पर लिंजी नीचे जाकर गिर चुकी थी और वो उसके हाथ नहीं आती। उधर युंजी भी अपना पूरी तरह से फाइट में बिजी था, उसको कोई होश नहीं कि आसपास उसके क्या चल रहा है। लेकिन तभी उसको ऐसी अंदर से फीलिंग आती कि नहीं यार कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है, जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो चारों तरफ उठाकर नजर देखता है कि क्या हो रहा है। तब उसको नजर आती है लिंजी, जो कि बिल्कुल बस ऑलमोस्ट यहाँ पर लावे के अंदर गिरने ही वाली थी। युंजी जब तक कि बचाने के लिए जाता अपनी आंटी को, तब तक कि जितने भी लोग बचे हुए थे जिनके साथ वो फाइट करता वो सभी उसके ऊपर कूद जाते और उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। तो अपनी आंखों से अपनी आंटी को मरते हुए देखेगा। युंजी का दिमाग खराब हो गया था, वो किसी भी तरह से युंजी लिंजी को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा था। जियोचन तो बड़ा खुश होता है, वो कहने लग जाता है कि ये मजा आया, बहुत मजा आया। बड़ा युंजी अपने आप को हीरो समझ रहा था ना, अब उसकी आंखों के सामने जब उसकी आंटी मरेगी तो कितना कमाल का फील होगा। मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सबसे बेहतरीन पिक्चर देख रहा हूँ मैं, और ये चीज मैं कभी खत्म ही नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन युंजी जो था वो एकदम गुस्से के साथ कहता है कि निकलो यहाँ से सारे के सारे लोग। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर एक बंदा जो उसके ऊपर कूद गया था उसको उड़ा कर सीधा आसमान में फेंक देता है, और सब कुछ को फेंकने के बाद वो सीधे चला गया था अपनी आंटी को बचाने के लिए। वो अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जैसे वो यहाँ पर लावे के अंदर गिरने वाली थी, युंजी अभी भी बहुत दूर था, मतलब वो कितना भी स्पीड क्यों ना इस्तेमाल कर ले वो नहीं बचा पाएगा लिंजी को। इस वजह से वो अपनी वो प्रोफाउंड टेक्निक को यूज करता है, जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसको सिखाया था ना कि दूर से भी वो किसी चीज के ऊपर अटैक या किसी चीज को भी कंट्रोल कर सकता है। तो प्रोफाउंड एनर्जी के जरिए उसने यहाँ पर एक क्रिस्टल के अंदर डाल दिया लिंजी को लावे के अंदर गिरने से पहले, और उसके पहले जाकर वो यहाँ पर युंजी अपनी आंटी को बचा लेता है। उसने सच में बचा लिया अपनी आंटी को, वरना जो आज हो जाता यहाँ पर उसके लिए वो ना कभी खुद को माफ कर पाता, नहीं यहाँ पर कभी इस सदमे से बाहर निकल कर आ पाता कि आज ये क्या हो गया। लेकिन जिस इंसान को वो बचाने के लिए यहाँ पर आया था उसने सच में उसको बचा लिया। युंजी अपनी आंटी से कहता है कि मैंने कहा था ना जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर कोई आंच आने नहीं दूंगा। तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको मरने दूंगा? कभी भी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा कोई भी फैमिली मेंबर एक खरोच नहीं पाएगा जब तक कि मेरे अंदर सांसें चल रही हैं। और इसके बाद जो था वो युंजी यहाँ पर अपनी आंटी को बचाकर बाहर लेकर आ जाता है। जैसे वो यहाँ पर आया था क्लान मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि अपना बर्निंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और चला दो यहाँ पर युंजी को उस फॉर्मेशन के अंदर से। स्काई बर्निंग सेट के ज्यादातर लोग तो खत्म ही हो चुके थे, जो कि इंपॉर्टेंट बंदे से क्लान मास्टर जियोचन उसका भाई और ऐसे कुछ दो चार जरूरी वाले बंदे हैं ना, सिर्फ वही बचे हुए थे, बाकी सभी की तो जान जा चुकी थी। तो वही लोग यहाँ पर मिलकर अपना बर्निंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने की तैयारी करते हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से फॉर्मेशन के अंदर ही युंजी और उसकी आंटी दोनों को जलाया जा सके। अब हालांकि ये फॉर्मेशन पिछले वाले से जितना खतरनाक तो नहीं होगा, लेकिन युंजी अब इतना ज्यादा थक चुका है तो उसके लिए ये फॉर्मेशन काफी होगा उसकी जान लेने के लिए। वहां पर जैस्मिन जो थी वो युंजी से कहना चाहती कि युंजी तुम्हें पता है ये फॉर्मेशन कितना खतरनाक है, ये फॉर्मेशन किसी भी किंग फेस मैसेजम लेवल के बंदे को आसानी से जलाकर खत्म कर सकता है, और अगर तुम यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर होते तो तुम इस फॉर्मेशन से बच पाते, लेकिन जब तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो ना तो तुम्हारे बचने के चांसेस इस फॉर्मेशन के अंदर से बिल्कुल ना के बराबर है। सच में ये फॉर्मेशन बहुत खतरनाक है जो किसी भी टाइम पर तुम्हारी जान ले सकता है, इसलिए जरा संभल के रहना। युंजी भी थोड़ा सा टेंशन में आ चुका था, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वो जब इतनी मुसीबत से होकर गुजर चुका है तो अब इतनी छोटे सा फॉर्मेशन उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। वो अभी भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो बर्निंग फॉर्मेशन तैयार हो चुका था, और बर्निंग फॉर्मेशन तैयार होने के बाद उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। इसके अंदर एक पर्पल कलर की फ्लेम थी जो कि किसी भी किंग फेस मैसेजम लेवल के बंदे को जलाकर राख करने के काबिलियत रखती है। लेकिन युंजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत यहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर को यूज करता है। फिनिक्स गॉड की पावर को यूज करने के बाद वो अपने सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर चुका था, ताकि जो भी ये जो बर्निंग फॉर्मेशन का जो अटैक है वो उसके ऊपर आकर ना लगे। वो और जैस्मिन दोनों इस प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से अपने आप को बचा लें। क्लान मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि हमारा ये जो बर्निंग फॉर्मेशन है ना इसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि ये फॉर्मेशन एक बार इस्तेमाल कर दिया जाए ना तो अगली बार इस्तेमाल करने में 300 साल लग जाते हैं। इसको तैयार होने में ही 300 साल लगते हैं, और 300 साल के बाद हम एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको इस्तेमाल तभी करने के बारे में सोचा था जब हमारा सेक्ट पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे होगा, और आज भी वही मुसीबत आके खड़ी है। इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मेशन तैयार किया, और हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये फॉर्मेशन भी युंजी ने रोक दिया ना तो बस आज यहाँ पर हमारा स्काई बर्निंग सेक्ट नक्शे से गायब हो जाएगा। हमारे पास जो गिनती के जो 4 लोग बचे हुए हैं उनकी भी जान चली जाएगी, और पूरा का पूरा स्काई बर्निंग सेक्ट का नाम मिट जाएगा। अगर ये फॉर्मेशन भी युंजी
युनची ने तोड़ दिया तो। लेकिन युनची को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिंदास यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर खड़ा था। एक तरफ उसने अपने इवल गॉड की पावर को यूज कर लिया और दूसरी तरफ यहाँ पर उसके फिनिक्स गॉड की पावर तो ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट थी और दोनों गॉड की पावर मिलकर यहाँ पर वो प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट की हुई थी जिसके अंदर युनची और जैस्मिन और लिंजी मौजूद थे। ये प्रोटेक्शन बैरियर इतना ज्यादा कमाल का, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था कि इसके अंदर यहाँ पर टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था उस बर्निंग फॉर्मेशन का। लेकिन ये बर्निंग फॉर्मेशन आखिरी उम्मीद है इसका बर्निंग सेक्ट वालों की, इस वजह से वो लोग भी यहाँ पर पूरी जान लगाते ताकि ये फॉर्मेशन को स्टेबल करके रखा जा सके और ये यहाँ पर फॉर्मेशन युनची के उस प्रोटेक्शन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दे। क्लान एल्डर और बाकी का जो दूसरा वाला एल्डर था उसने अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन पावर को ठूस दिया था उस फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि उसको भी पता था कि ये फॉर्मेशन ही है जो उसको बचा सकता है, वरना सब खत्म होगा। और ये करने की वजह से वो जो फॉर्मेशन था वो लिटरली में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना ज्यादा बड़ा कि हम यहाँ पर युनची का जो प्रोटेक्शन बैरियर था उसको नहीं युनची को नजर से देख पाते हैं। वो गायब ही हो गया था फॉर्मेशन के अंदर। युनची को ढूंढ पाना भी इम्पॉसिबल था कि क्या सच में वो जिंदा भी है या फिर वो मर गया फॉर्मेशन के चपेट में आने के बाद। बाकी जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग तो कहना चाहते कि चलो युनची खत्म हो गया, वो बचेगा नहीं। जब इतने भयंकर फॉर्मेशन के अंदर वो फंस चुका है तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, वो आज बच ही नहीं सकता। बड़ी मेहनत लगी, बड़ी कोशिश लगी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर युनची को जान से मार कर खत्म कर दिया, उसकी हमने जान ले ली। लेकिन क्या सच में युनची यहाँ पर मर गया था? क्योंकि ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फॉर्मेशन को भी फाड़ कर बाहर निकल कर आ सकता है। उसको ये मामूली सा फॉर्मेशन मार दे, इस फॉर्मेशन की उतनी औकात ही नहीं है। तो क्या युनची यहाँ पर बच पाया था? वो जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।